बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 38, 39, 40 + 41 में आप लोग को वेलकम। अच्छा, पहले भी हम तीन लेक्चर्स एक साथ करते थे, आज हम 4 लेक्चर एक साथ करेंगे। और 4 लेक्चर एक साथ करने का मकसद यही है कि लेक्चर नंबर जो 40 है वो डिपेंडेंट है 41 पे सारा, यानी लेक्चर नंबर 40 में कुछ चीज़ें डिस्कस हैं जिनको 41 में भी साथ रखा गया। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि साथ ही जो है वो सारा कंसेप्ट एक साथ हमारा क्लियर हो इन 4 लेक्चर्स में। इनमें आज हम डिस्कस करेंगे जेएसपी कस्टम टैग्स। जेएसपी कस्टम टैग एक आपका नया टॉपिक आप कह सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने सिंपल जेएसपी के टैग्स देखे थे, उसमें फिर कुछ एक्शन एलिमेंट्स हमने देखे थे, जैसे यूज बीन और फिर इंक्लूड, फॉरवर्ड, इस तरह के टैग्स हमने देखे सीखे थे सारे। आज हम क्या करेंगे, आज हम कस्टम टैग यानी खुद के टैग बनाना सीखेंगे। अब अगर सिंपली पूछा जाए कि कस्टम टैग्स होता क्या है, तो ये आप कह सकते हैं कि यूज़र डिफाइंड कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने खुद डिफाइन करना है, यानी ये आप कह सकते हैं कि हमारे खुद के बनाए हुए टैग्स हैं। तो अ यूज़र डिफाइंड कंपोनेंट दैट इज़ यूज टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन, उसको हम कस्टम टैग बोलते हैं, जो आपके खुद के बनाए हुए टैग्स होते हैं। आज हम सभी इन लेक्चर्स के अंदर जो है वो कस्टम टैग्स ही देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका यही है कि कस्टम टैग क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास है, वाई बिल्ड कस्टम टैग, कि हम कस्टम टैग्स क्यों बनाते हैं। तो देखिए वेरी सिंपल कि हम कस्टम टैग इट इज़ पॉसिबल फॉर वेब पेजेस, ये वेब पेज डिज़ाइनर्स के लिए पॉसिबल है टू यूज़ कम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, यानी इसलिए हम कम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी के लिए इसको हम बनाते हैं, या हम खुद के ये टैग्स जो है रेडी करते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि ये आपके जो हम सिंपल जावा बीन्स की निस्बत देख रहे हैं, तो उससे उसकी निस्बत जो है आपके पास ये कस्टम टैग जो हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं या कम्प्लेक्स हैं, या आप कह सकते हैं कि ज़्यादा मोर बेटर देन जो है वो आपके जो नॉर्मल टैग्स हैं जैसे जावा बीन्स वगैरह, उनसे ज़्यादा बेहतर हैं ये। इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप खुद के एट्रीब्यूट बना सकते हैं। उसके अलावा इसमें है कि आप कर सकते वी हैव एसेस टू ऑल जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, हम तमाम जेएसपी के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट तक एसेस हासिल कर सकते हैं, लाइक आउट, रिक्वेस्ट हो गया। जैसे हमने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट पीछे देखे थे ना कि वो कौन कौन से, तो उसमें ऑब्जेक्ट था, आउट था, रिस्पॉन्स था, रिक्वेस्ट था, तो इन तक हम एसेस हासिल कर सकते हैं। कैन बी कस्टमाइज बाय स्पेसिफाइंग एट्रीब्यूट्स, और हम इसमें खुद के एट्रीब्यूट्स वगैरह भी बना सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, वो एडवांटेजेस हैं, ठीक है। एडवांटेजेस कस्टम टैग्स की बताएं। आपने इस टॉपिक को अच्छे से रेडी करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ टैग्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे या तो सिंपल टैग पूछा जा सकता है, या टैग विद एट्रीब्यूट, या टैग विद बॉडी, क्योंकि आपके पास टाइप्स ऑफ टैग्स में 3 तरह के टैग्स आते हैं, एक है सिंपल, दूसरा है टैग विद एट्रीब्यूट, और टैग विद बॉडी। इसका कंसेप्ट वेरी सिंपल, आप इस तरह से समझ लें। देखिए हमारे पास यहाँ पर है सिंपल टैग। सिंपल टैग में आपके पास क्या होता है, एक आपके पास स्टार्ट होता है और एक एंड होता है, ये आपका होता है सिंपल टैग। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ स्टार्ट होगा और एंड होगा, ये आपका सिंपल होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे टैग विद एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है, तो टैग विद एट्रीब्यूट में आपके पास क्या होगा कि आपका स्टार्ट भी होगा, आपका एंड भी होगा, मिड में आपके एट्रीब्यूट्स भी सारे यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो ये आपका होगा टैग विद एट्रीब्यूट्स। और अगर हम बात करें टैग विद बॉडी, तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर उसका स्टार्ट भी होगा, उसका एंड भी होगा, उसके एट्रीब्यूट्स भी होंगे और उसकी बॉडी भी होगी, यानी ये सारी चीज़ें टैग विद बॉडी में, ठीक है। स्टार्ट, एंड, एट्रीब्यूट्स एंड बॉडी, ये सारी चीज़ें आपके टैग विद बॉडी में आ जाएंगी। सिंपल टैग में आप देखें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में भी क्या बताया कि सिंपल टैग हैज़ अ फर्स्ट स्टार्ट एंड एंड होता है, इसकी कोई बॉडी नहीं होती, कोई एट्रीब्यूट्स इसके नहीं होते। जैसे हमने इसको डिस्कस किया कि इसमें कोई बॉडी नहीं होती, उसके कोई एट्रीब्यूट नहीं होते, सिर्फ स्टार्ट और एंड आपने इसका देखना है। इसी तरह टैग विद एट्रीब्यूट की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी स्टार्ट भी होगा, उसका एंड भी होगा और साथ उसके एट्रीब्यूट्स भी होंगे। और टैग विद बॉडी की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास स्टार्ट भी होगा, एंड भी होगा, एट्रीब्यूट्स भी होंगे और इसके बॉडी भी होगी। ये वो टैग्स हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। देखिए इसमें साथ साथ मेंशन भी है जो मैंने आपको बताया, जैसे टैग विद एट्रीब्यूट में जो है वो एट्रीब्यूट्स होंगे लेकिन बॉडी नहीं होगी, इसी तरह बॉडी में एट्रीब्यूट्स भी होंगे और बॉडी भी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे बिल्डिंग कस्टम टैग्स। अच्छा, कस्टम टैग्स हम इसको अब बिल्ड करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसमें इन टैग को बिल्ड करने के सिर्फ 2 ही चीज़ों को डिस्कस किया है। लाइक आपने एक सिंपल टैग को डिस्कस किया गया कि सिंपल टैग को कैसे बनाना है, उसके स्टेप बताएंगे, और साथ टैग विद एट्रीब्यूट को डिस्कस किया गया कि उसको हमने कैसे बनाना है।
उस टैग को हमने कैसे बनाना है। तो हम सिर्फ सिंपल को देखेंगे कि हमने कैसे देखना है, इस पर काम करना। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, डेवलप दैट टैग हैंडलर क्लास, देन राइट टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर डॉट TLD फाइल एक आपने बनानी है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट उसकी करनी है। तो आप देखें डेवलप करने के लिए आपके पास सिंपल कोड जो है वो आपको दिखा दिया गया कि आपकी क्लास जो होगी वो पब्लिक क्लास माई टैग हैंडलर होगी, ठीक है, जो एक्सटेंड करेगी सिंपल टैग सपोर्ट को। ये आपके पास सिंपल कोड होगा जो आप जिससे आप स्टार्ट लोगे अपना। फिर उसके बाद इसकी .TLD की फाइल के अंदर आपके टैग्स होंगे, आपके नेम होंगे, आपके JSP वर्जन होगा, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। और डेवलपमेंट के अंदर आपने क्या करना है कि देखिए, प्लेस टैग हैंडलर क्लास इन माई ऐप वेब इन क्लासेस फोल्डर ऑफ वेब एप्लीकेशन के अंदर आपने इस चीज़ को रखना है, ठीक है। सो इस चीज़ को आप लोगों ने देख लेना है। फिर उस कस्टम टैग को जो है वो डिफाइन किया गया है आगे, ये उसकी कोडिंग सारी आपको दिखा देगी। जैसे हमने बताया था कि हमने सबसे पहले अपनी पब्लिक क्लास जो है वो टैग हैंडलर की रखनी है। सो ये उसका कोड है। नेक्स्ट आपके पास इस लेक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो यही था कि टैग क्या होता है, टैग के एडवांटेजेस क्या हैं, टैग्स की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। आगे सारी इसकी कोडिंग की हुई है और ये एक बहुत लेंथी एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल है जो जिसका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना खास लिंक नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह की इतनी लेंथी एग्जाम्पल्स नहीं आ सकती। सो हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ से आगे आपका स्टार्ट होता है लेक्चर नंबर 39 में है आपके पास MVC। अब MVC क्या है, सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि MVC बेसिकली होता क्या है, ठीक है। MVC प्लस केस स्टडी हमने देखनी है। तो MVC क्या चीज़ है आपके पास, तो देखिए ये जो M है और V है और C यानी तीनों, इनके अलग अलग मतलब हैं। M का मतलब आपके पास क्या हो गया, मॉडल, V से आपका व्यू हो गया और C से कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। MCQ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये टॉपिक ही पूरा MVC मॉडल 1 मॉडल 2 जो हम डिस्कस करेंगे आज, ये आपका फुल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, MVC से पहले क्या था, हमारी सारी चीज़ें फाइल्स अलग अलग होती थी और हमें काम करना मतलब फाइल्स हमारी अलग अलग रखी होती थी। लेकिन MVC में आपको ये फ़ायदा होगा कि आप सारी फाइल्स को एक साथ रख सकोगे। अब अगर हम MVC को थोड़ा डीपली देखें, जस्ट M के मतलब देखें, M के अंदर आपके पास होती है फुल आपकी डेटाबेस, यानी हम इसको कह सकते हैं कि डेटाबेस का जो मॉडल होता है, यानी जावा की जितनी भी फाइल्स हैं वो आपके M में होती हैं, ठीक है, मॉडल के अंदर। और V स्टैंड फॉर व्यू, इसके अंदर आपका फ्रंट का जो पेज है वो होता है, इसमें लाइक आपकी HTML की सारी फाइल्स इसमें आ जाती हैं। और कंट्रोलर के पास आपने जितना भी अपने लॉजिक्स जो आप परफॉर्म करते हैं वो आपका कंट्रोलर की मदद से होता है। ये आपने किस स्टूडेंट को लॉग इन करना है, उससे क्या करना है, ठीक है, लॉग आउट करना है कि कौन से स्टूडेंट को, तो ये सारा काम आपका होता है C के अंदर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो आप मॉडल का मतलब भी जान चुके हैं, व्यू में क्या करते हैं, कंट्रोलर में क्या करते हैं। ये इसका एक आप कह सकते हैं कि इसका एक इंट्रोडक्शन था जो आपने देखा। अब MVC, जस्ट हमने MVC की बात की, जब हम MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर 1 की बात करेंगे, 2 की बात करेंगे, तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन वो आगे डिस्कस है, हम इस तरह अपने हैंड आउट्स की निस्बत उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ वो डिस्कस हो रहे हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है एरर पेज। अब एरर पेज क्या होता है, देखिए बेसिकली जब हम अपने कोड के अंदर कोई भी मिस्टेक करते हैं, जिसको हम मोस्टली बग्स भी कहते हैं, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको कहते हैं एरर होता है, ठीक है। तो एरर, तो पहले जब हम JSP के कोड में अगर एरर करते थे तो हमें क्या होता था, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते थे तो नीचे रेड लाइंस में लिखा हुआ आ जाता था कि ये आपकी एरर्स हैं। लेकिन अब की बार हमने क्या करना है, हमने एक एरर पेज अलग से बनाना है, ठीक है। यानी ये जो एरर पेज है ना, इसको हमने खुद बिल्ड करना है, पूरा बिल्ड करके फिर हम इसको अपने JSP के पेजेस में लगा देंगे इस एरर पेज को। तो फिर क्या होगा कि आप जब भी कोई एरर करोगे तो आपका ये पेज जो है वो आपको इन्फॉर्म कर देगा, यानी ये एक स्पेसिफिक पेज होगा जिसमें आपको एरर आपकी हैंडल्स होंगी। सो इसको बनाना किस तरह से है वो आपके पास ये देखें, ये आपने पहला स्टेप आपका ये है, यहाँ देखें आपके पास है error.jsp। ये आपका पेज आपने खुद बनाना है error.jsp के नाम से। इसमें लिखा हुआ है पेज इज़ एरर इज़ ट्रू, यानी यही पेज है आपका एरर ट्रू का मतलब ये हुआ कि ये आप बता रहे हैं कि यही पेज है, इसको आपने एग्जीक्यूट करना है, इस एरर वाले पेज को। अब इसको आपने कहाँ ऐड करना है, अपनी JSP की फाइल यानी index.jsp में इस पेज का लिंक जो है वो पूरा लिख देंगे आप, तो आपकी पेज जो है वो आपके इस पेज के अंदर, कोड के वाले पेज के अंदर ये एरर पेज जो है वो ऐड हो जाएगा। अब इसका क्या काम होगा कि आपकी जितनी भी एक्सेप्शन होंगी वो आपको इसमें फॉर्म कर दी जाएंगी। सो वेरी सिंपल, ये कंसेप्ट भी सिंपल भी है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। फिर एक केस स्टडी एड्रेस बुक की है आपके सामने, जैसा हमने देखा था लेक्चर नंबर आई थिंक 15 से हमने ये डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी सीखी थी और इसमें हमने एड्रेस बुक देखा था जिसमें हमने पर्सन नाम से एक टेबल बनाया था। तो सेम इधर भी आपने ऐसा ही करना है कि पर्सन नाम से आपने एक टेबल बनाना है जिसमें आपने पहला काम क्या करना है कि जावा बीन की आपने क्लासेस बनानी है, ठीक है। उसमें आपकी नेम की क्लास होगी एक, दूसरी आपकी एड्रेस की होगी, थर्ड वन आपकी फ़ोन नंबर की होगी। 3 क्लासेस आपने बनानी है जावा में, ठीक है। पर्सन इन्फो के नाम से, फिर नेम, पर्सन इन्फो में आपके पास क्या आ जाएंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स उसके आ जाएंगे जिसमें नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। फिर आपने पर्सन DAO की क्लास बनानी है जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, जो आपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो वो आपकी ये क्लास होगी।
फिर उसके बाद आपने कुछ जावा के सर्वर पेजेस बनाने हैं, जिसमें ऐड पर्सन, सर्वर सेव पर्सन, सर्च पर्सन, शो पर्सन, यानी जितने काम आपने करने हैं वो आपने यहाँ पर जो है वो पेजेस बनाने हैं अपने। इसके बाद आपने लास्ट काम जो करना है वो अपना एरर पेज जो है वो ऐड करना है, वो डॉट एड बुक एरर डॉट JSP के नाम से ये आपको अब एरर कॉल करेगा जहाँ आपके एरर्स होंगे। तो सारे पेजेस देखें, यहाँ पर आकर आपके सारे पेजेस कहाँ हो रहे हैं, एक्सेप्शन के बाद किस पे जा रहे हैं, ऐड बुक एरर डॉट JSP के पेज में, यानी वो आपका एरर पेज आपको यहाँ पर सारे एरर्स जो है वो शो करवा देगा। सो ये वो केस स्टडी है सारी, और उसकी कोडिंग की हुई है आपने यहाँ पे पब्लिक क्लास पर्सन इन्फो की जो भी क्लास बनाई ना, देखिए अपने उसको अपने कोड में इंप्लीमेंट करवाया, सीरियलाइजेबल रखिए, यानी अपनी चीज़ों को आप हाइड रख सकें, तो उसके लिए आपने सीरियलाइजेबल का मेथड कॉल किया। सो इसके बाद ये सारी उसकी कोडिंग है, जिसमें आपने क्या करना है कि अपनी एड्रेस बुक फुल रेडी करनी है, और उसके साथ साथ आपने लास्ट में जो है वो एक अपना जो है वो पेज एरर जो पेज आपने पढ़ा ना टॉपिक, उसको आपने ऐड करना है। तो बेसिकली यहाँ पर बताने का मकसद क्या था कि आपने एरर पेज को ऐड करवाना है। सो उसके लिए यहाँ तक जो है ये सारी कोडिंग इसी की है कि आपने जो है वो वही एड्रेस बुक जो है वो पूरी तैयार की अपनी, और साथ अपने एक आपने एरर पेज भी ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास कौन सा है, ये इसी की कोडिंग है सारी। नेक्स्ट आपके पास है मॉडल व्यू कंट्रोलर, वही MVC जिसको हमने अभी डिस्कस किया रिसेंटली। तो उसमें देखें आपके पास यहाँ ये जो डिटेल से मैंने मॉडल और व्यू कंट्रोलर अलग अलग से आपको बताए थे ना, वो सारे आपके ये हैं, ठीक है। इनको आप लोग रीड कीजिएगा यहाँ से। उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ MVC आर्किटेक्चर में आपके पास जस्ट MVC नहीं है, इसमें आपके पास दो चीज़ें और आ रही है, एक MVC मॉडल 1 है और MVC मॉडल 2 है। अब अगर हम जस्ट MVC मॉडल 1 की बात करें तो ये क्या चीज़ है आपके पास, देखें यहाँ पर MVC मॉडल 1 है कि मॉडल 1 आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ वेब ब्राउज़र पे ही कंसिस्ट करेगा, और ये डायरेक्ट एक्सेस कहाँ करेगा, वेब ट्रियर्स यानी JSP पेजेस की तरफ डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। वेब ब्राउज़र से आप डायरेक्ट कहाँ एक्सेस करेंगे, JSP पेजेस। इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपके पास एक डायग्राम दी हुई है, जिसमें आपके पास ब्राउज़र है, यानी एक क्लाइंट है, वो रिक्वेस्ट कहाँ सेंड करेगा, JSP पेजेस को, ठीक है, और आपके पास डायरेक्टली JSP पेजेस से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अच्छा, ये MVC मॉडल 1 में ऐसा होता है। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको पूरा ये मॉडल जो है वो ये दे दिया जाता है, फिर आपको जस्ट नाम जो है यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं कि नंबर 1 स्टेप इसका कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3, नंबर 4। और कभी ऐसा भी होता है कि MVC मॉडल क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि एक्सप्लेन द MVC मॉडल स्टेप, तो फिर आपको ये सारे स्टेप के नाम बताने होते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर जस्ट यही है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 40 में स्टार्ट होगा। वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है मॉडल 2 आर्किटेक्चर MVC। अच्छा, अब हम मॉडल 2 की तरफ आ गए। उससे पहले हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है, एक है पेज सेंट्रिक अप्रोच और दूसरा है पेज विद बीन अप्रोच। पेज सेंट्रिक अप्रोच MVC मॉडल 2 से बिलोंग करता है, ठीक है, और साथ पेज विद बीन अप्रोच MVC मॉडल 2। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, तो देखिए सिंपल है कि पेज सेंट्रिक अप्रोच में आपका यूज़र क्या करता है, आपका ब्राउज़र यानी यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करेगा JSP को, और JSP के बाद रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, डेटाबेस के अंदर, वहाँ से कनेक्टिविटी होने के बाद आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर हम बात करें पेज विद बीन अप्रोच, तो इसमें आपको 4 स्टेप लेके चलना होगा। पहला, आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट करेगा JSP को, JSP से आपके पास नेक्स्ट बीन में जाएगा। बीन में क्या है, आपकी जावा की सारी क्लासेस हैं, यानी जिसमें आपने जावा का अपना कोड सारा रखा है, जिसमें बीन्स के जो टैग वगैरह आपने यूज़ किए थे, ठीक है, फॉरवर्ड, रिस्पॉन्स, वो सारे टैग जो है वो आपके यहाँ मौजूद होंगे। उसके बाद वो कनेक्शन करके आपको आउटपुट देगा। तो पेज विद बीन अप्रोच में MVC मॉडल 2 में आपने 4 स्टेप फॉलो करने हैं, और पेज सेंट्रिक अप्रोच में आपका यूज़र क्या करता है, जस्ट रिक्वेस्ट JSP को सेंड करता है, कनेक्टिविटी होने के बाद आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है MVC का, इसको आपने माइंड में रखना है अपने। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है वो टॉपिक है MVC मॉडल 2 आर्किटेक्चर। MVC मॉडल 2 बेसिकली यहाँ पर कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस करवाएगा। ये स्ट्रक्चर आपको टोटली कंट्रोलर से काम करवाएगा कि इसमें आपका कंट्रोलर वाला स्टेप आ जाएगा, जिसमें आपके पास 3 स्टेप जो है वो इंपॉर्टेंट है कि रिक्वेस्ट, URL, इनपुट पैरामीटर्स और एप्लीकेशन स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ अगर हमने बात की थी तो वहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली जो है वो स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक नई चीज़ है, 2 ऑप्शन आपको देता है, ठीक। एक आप देखिए, सबसे पहले जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा कंट्रोलर के पास, ठीक है। कंट्रोलर के पास से आगे आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। 2 ऑप्शन में आपके पास या तो वो आपको जस्ट व्यू दिखा देगा JSP का, अगर व्यू नहीं दिखाएगा तो कहाँ जाएगा, इस मॉडल के पास आएगा, यानी इसके पास आएगा व्यू जावा बीन्स के साथ। तो यहाँ पर आपके पास जावा बीन की सारी क्लासेस भी आपको शो होकर आपको रिजल्ट मिलेगा। ये हमारे पास MVC मॉडल 2 आर्किटेक्चर के अंदर ऐसा होता है, ठीक है।
फिर MVC मॉडल 2 आर्किटेक्चर की मदद से वही केस बुक जो केस स्टडी हमने देखी थी एड्रेस बुक की, उसको ऐड करवाया गया। तो उसमें बताने का मकसद क्या है, उनमें यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आपकी जितनी भी JSP के पेजेस हैं, जितने भी, वो सारे कहाँ जाएंगे, वो एक कंट्रोलर के पास जाएंगे। ठीक है, कंट्रोलर को हम दिखा रहे हैं ना, तो आपके जितने भी JSP के पेजेस हैं वो कहाँ जाएंगे, पहले कंट्रोलर के पास जाएंगे, और वही आपका एरर पेज जो है वो ऐड किया गया है, साथ बताया हुआ है कि एक्सेप्शन जो होगी वो कहाँ जाएंगी, वो आपके एरर पेज के अंदर जाएंगी। सो यहाँ पर ये जो है टॉपिक आपका क्लियर होता है। इसके बाद आपकी सेम वही सारी कोडिंग है जो एड्रेस बुक की, हम बहुत पहले से एड्रेस बुक की कोडिंग को देखते आ रहे हैं, तो सेम ये सारी वही कोडिंग है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, ये एड्रेस बुक की ही आपकी कोडिंग है सारी। जैसे जैसे उन्होंने बताया था ना कि JSP के जितने जितने पेजेस आपने बताने हैं, एट्रीब्यूट्स जितने जितने रखने हैं, वो सारे ये सारी वो कोडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखें कौन सा टॉपिक है, ये आपके पास एक एड्रेस बुक रेडी होगी। ये बहुत लेंथी एग्जांपल हैं, इनके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके असाइनमेंट में मोस्टली आती हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पर डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। और कोड वैसे भी डिस्कस करने या देखने से नहीं होता जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। यहाँ देखने से आपको कोड थोड़ी ना आ जाएगा, सो इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, अभी तो फिलहाल कोड ही चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि JSP इज़ राइट चॉइस एज अ कंट्रोलर के। आपके पास अब देखिए राइट चॉइस आपने बतानी है कि JSP है या कंट्रोलर है। तो देखिए ऑब्वियसली कि हमने कंट्रोलर के बारे में देखा, हमने एडवांस थोड़ा देखा, तो वो कंट्रोलर ही बन रहा है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या बताया, आपने कैसे आंसर करना है कि JSP दैट इज़ परफॉर्मिंग द जॉब ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, इज़ डूइंग ओनली प्रोसेसिंग एंड देयर इज़ नो व्यू अवेलेबल ऑफ इट। कि JSP कंट्रोलर की तरह काम करता है, यानी सिर्फ प्रोसेसिंग करता है, इसमें आपके पास कोई व्यू अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, ये कंट्रोलर की तरह काम तो करता है लेकिन व्यू इसके पास जो है वो अवेलेबल नहीं होता। लेकिन हमने JSP को जो है वो इंट्रोड्यूस करने की वजह बताएं कि JSP को आपने इंट्रोड्यूस क्यों किया, यानी अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो उसको इंट्रोड्यूस करने की वजह बताएं। सेकंड क्वेश्चन भी साथ यही है। तो JSP सर्वर पेजेस आर बिल्ट फॉर प्रेजेंटेशन ओनली, सो JSP इज रियली नॉट अ गुड प्लेस। ठीक है, ये गुड प्लेस नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए बनाई गई थी, ये गुड प्लेस नहीं है। गुड प्लेस आपकी कौन सी है, आपकी वही कंट्रोलर आ रही है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर आपके पास कंट्रोलर ही आ रहा है। सो ये यहाँ पर एक टॉपिक था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास ये लेक्चर जो है मेरे ख्याल से यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो लेक्चर नंबर 41 है और आपका लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर आपका लेयर्स एंड टीयर्स के बारे में है। ठीक है, लेयर्स क्या है और टीयर्स क्या है। तो आज जो लेक्चर नंबर 41 है उसमें हम डिटेल से लेयर्स और टीयर्स के बारे में देखेंगे। ये आपके पास लेयर्स और टीयर्स हैं। तो अगर हम जस्ट लेयर्स की बात करें तो लेयर्स आपके पास क्या होती हैं, ये आपके पास लॉजिकल व्यू होता है एप्लीकेशन का। लॉजिकल व्यू मीन्स कि आपका वो व्यू जो आपके सामने, आप यानी आपको सिंपली आप कह सकते हैं आपको नज़र नहीं आता। और टीयर्स व्यू वो कौन सा है, जो फिजिकल व्यू होता है, यानी जो आपको नज़र आता है, जो आपके सामने होता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट आपके MCQs के लिहाज से और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। अच्छा, लेयर्स में 3 लेयर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट जिनको डिस्कस किया गया, उसमें है प्रेजेंटेशन लेयर है, बिजनेस लेयर है और डाटा लेयर है। तो देखिए यहीं पर हम इसको देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है। यूज़र के पास जो सामने, उसके सामने जो इंटरफेस आता है, ठीक है, जो आपको फ्रंट पेज जो आपको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आपका सिस्टम, उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, यानी जो आपके सामने होता है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर के बाद आप किस लेयर में चले जाते हैं, आप बिजनेस लेयर में, यानी जो कि क्लाइंट से जाने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद, यानी प्रेजेंटेशन से आने वाली को एक्सेप्ट करने के बाद बिजनेस लेयर जो है वो पूरे डाटा को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद वो उसको कहाँ भेज देती है, डाटा लेयर की तरफ। ठीक है, तो डाटा लेयर का काम क्या होता है, आपको आउटपुट देना। ठीक है, ये 3 स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन लेयर और फिर बिजनेस लेयर। बिजनेस लेयर में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन, आपने जितना लॉगिन होना है किसी सिस्टम में या किसी का ID पासवर्ड जो भी इंटर करना है आपने सारा, इसके अंदर आपका डाटा काम होगा और फिर फाइनली आपके पास रिजल्ट जो है वो डाटा लेयर में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यानी बिजनेस से आने वाली लेयर आपकी कहाँ चली जाएगी, डाटा लेयर में। यहाँ पर इमेज से भी दिखाया गया है, तो इमेज में भी यही है कि यूज़र ने एप्लीकेशन लेयर के पास या फिर बिजनेस लेयर और डाटा लेयर की। अच्छा, ये जो 3 लेयर्स हैं इनको आप लोग, इनके जस्ट नाम आपके होने चाहिए और हर लेयर से रिलेटेड थोड़ा सा आपको लिखने को आना चाहिए, क्योंकि समटाइम ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन जो है वो तीनों लेयर्स डिफाइन करने को कहा जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जस्ट इनको MCQs में पूछ लिया जाता है कि डाटा लेयर क्या होती है और कैसे काम करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे टीयर्स की।
टीयर्स हमारे पास ये है। तो देखिए इसमें क्या है आपके पास, ये आपके पास हमने पहले बताया था कि ये एक फिजिकल व्यू होता है, ठीक है, हमने टीयर्स में देखा था ना। लेकिन जस्ट टीयर्स नहीं, अब यहाँ पर आपने यहाँ पर कुछ और कंसेप्ट भी हैं साथ, सिंगल टीयर के हैं, 2 टीयर्स के हैं, 3 टीयर और एन टीयर्स, ठीक है। डिफरेंट टीयर्स को हमने नाम लिए। अच्छा ये भी एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये जो इमेज आपके सामने है ये 3 टीयर्स की है, ठीक है। 3 टीयर्स में आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट इतना याद रखना है कि आपके पास एक क्लाइंट मशीन है, दूसरी सर्वर मशीन है और थर्ड वन है डीबी मशीन। क्लाइंट मशीन के पास कौन सी लेयर है, उसके पास प्रेजेंटेशन लेयर क्लाइंट मशीन के पास है, सर्वर मशीन के पास बिजनेस लेयर भी है और डाटा लेयर। यानी बिजनेस लेयर और डाटा लेयर कहाँ होती है, वो सर्वर मशीन के अंदर होती है, और डीबी मशीन के अंदर आपके पास EIS लेयर होती है। अब EIS लेयर को भी हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर आपने जो कंसेप्ट माइंड में रखना है और जो चीज़ याद रखने वाली है वो यही इमेज है, यही डायग्राम है, इसको आप लोग जहन में रख लो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जावा लेयर सपोर्ट इन जावा। जावा के अंदर कैसे सपोर्ट होती हैं लेयर्स, तो वो आपको दिखा दी गई हैं। देखिए आपके पास है क्लाइंट प्रेजेंटेशन और सर्वर प्रेजेंटेशन कैसे होती हैं। ये जो लेयर्स हैं ये दोनों कहाँ काम करते हैं, ये आपके सामने HTML यानी व्यू जो आपके सामने आता है ना, HTML के पेजेस का एप्लेट्स वगैरह JSP का जितना फ्रेमवर्क है वो आपके सामने इसमें आता है, ठीक है। यानी इस लेयर्स के अंदर क्लाइंट लेयर, क्लाइंट की प्रेजेंटेशन लेयर में आपके पास HTML के एप्लेट्स सारे होते हैं और सर्वर प्रेजेंटेशन में आपके पास JSP फ्रेमवर्क वगैरह होता है, ठीक है। और इसी तरह बिजनेस के अंदर आपके पास जावा बीन्स की सारा होता है और डाटा के अंदर आपकी DAO होता है, कनेक्टर्स आपके सारे इसमें होते हैं, मौजूद होते हैं। सो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है J2EE मल्टी टीयर्ड एप्लीकेशंस। अच्छा J2EE मल्टी टीयर्ड एप्लीकेशंस, अब ये क्या चीज़ है, तो देखो इसको यहीं से ये रीड कर लेते हैं हम कि इन अ टिपिकल J2EE मल्टी टीयर्ड एप्लीकेशन अ क्लाइंट कैन ईदर बी स्विंग बेस्ड एप्लीकेशन और वेब बेस्ड। स्विंग बेस्ड और वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे काम करेगा और इसके साथ क्या है कि क्लाइंट कैन एसेस द वेब सर्वर फ्रॉम द बिहाइंड द फायरवॉल। अब इसके अंदर एक चीज़ ऐड हुई है, बाकी सेम काम वही है, लेकिन आपने फायरवॉल यानी क्लाइंट के बिटवीन फायरवॉल आ जाएगी, ठीक है, एक वॉल आ जाएगी जिसको इस तरह लाइन हम समझ लें कि इस तरह की लाइन होगी कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, पहले उस फायरवॉल से टकराएगी, ठीक है, वहाँ जाके सारी चीज़ें चेक होंगी, उसके बाद आगे काम होगा। सो मल्टी में यही काम होता है कि आपकी जो है वो फायरवॉल ऐड होती है। सो यहाँ इस डायग्राम के अंदर देखिए कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट के बाद कहाँ जा रही है, ये फायरवॉल है आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं, ये मल्टी टीयर आप बोल सकते हैं कि ये चीज़ शो करवा रही है मल्टी टीयर इस फायरवॉल को, ठीक है। इससे आगे जो है वो आपका सेम काम जैसे हम पहले करते थे ना, वैसे ही आपका ये काम सारा होगा। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है फिर वहीं से केस स्टडी जो आपने की थी, एक एड्रेस बुक आपने बनाई थी, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ के बता रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है यूजिंग लेयर्स को। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो देखिए अगर आपके पास इनपुट 4 2 6 5 है तो आपने इस तरह तो इसको नहीं करेंगे ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, आपने क्या करना है कि 4 है आपके पास और 4 को आपने यहाँ रखा और 2 को यहाँ रखा, ठीक है, और साथ आपके पास है 6 5, आपने 6 और 5 को यहाँ रखा। ये आपके पास एक आप कह सकते स्टेटमेंट हो गई। दूसरी आप रख ले 3 और 1 रख लिया और 2 एंड 1 रख लिया आपने, ठीक है। अब आप क्या करें, आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसमें क्या होता है, उसमें आपकी जो है वो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो इस तरह काम होगा, इसमें फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम की सेकंड रो के साथ, ठीक है। इस तरह ये काम करेगा अपना। सो इस तरह काम करने के लिए इन्होंने कोडिंग दिखाई है आपको, जिसका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम नहीं, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो है मैट्रिक्स ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होनी है। तो ये सारा वो कोड दिखाया गया और उसको इस एग्जाम डायग्राम की मदद से दिखाया गया। जो आपका HTML पेज है उसने सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स इनपुट जो आपने की वो सर्वर साइड पर होगी, ठीक है, और ये क्लाइंट साइड पर आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो आपकी HTML है, ठीक है। और सर्वर साइड प्रेजेंटेशन पे आपके पास जो मैट्रिक्स आपने लिए, देन उसके बाद उसने कंट्रोलर के पास जाना है और फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लेक्सर के पास और मैट्रिक्स DAO में आपके पास डाटा लेयर है ना, उसके अंदर मैट्रिक्स है आपके, जो आपको फाइनली रिजल्ट जो है वो डाटाबेस के अंदर आपको स्टोर करवाएगी, ठीक है। वो ये इसका काम होता है। ये जो मैट्रिक्स बीन है ये क्या है, ये मैट्रिक्स डाटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये मैट्रिक्स के जितने डाटा स्ट्रक्चर है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये शो करवाया गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ डिटेल से डिस्कस भी किया गया है। ये जो व्यू है ना ये सारा ये आपको दिखा दिया गया, ठीक है। इसको रीड कीजिएगा। यहाँ पर आपका ये लेक्चर जो है वो खत्म होता है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम 4 लेक्चर एक साथ देखेंगे नेक्स्ट में। आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।